स्वागत है। आज हमारे पास एक यूट्यूब बातचीत का सार है जो अरबपतियों और बॉलीवुड की दुनिया के कुछ चौंकाने वाले पहलुओं पर रोशनी डालता है। हम देखेंगे कि कैसे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक की सोच कैसी है और बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे क्या छिपा है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये स्रोत हमें दिखाता है कि सतह के नीचे अक्सर एक एक अलग ही कहानी चल रही होती है, खासकर जब बात ताकत, पैसे और प्रभाव की हो। तो शुरुआत करते हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की बिजनेस रणनीतियों से। इस बातचीत के मुताबिक जियो और हॉटस्टार का जो विलय था वो तकनीकी और कानूनी रूप से लगभग असंभव था। हाँ, क्योंकि वो सीसीआई के नियम है ना कि किसी एक कंपनी का मार्केट शेयर 50% से कम होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो दिलचस्प बात यह है कि कैसे आंकड़ों को पेश किया गया। मतलब बातचीत में ये बताया गया है कि कुल स्मार्टफोन उपयोगकर्ता जो करीब 70 करोड़ हैं और ओटीटी यूजर्स वो 55 करोड़। इन बड़े आंकड़ों के सामने हॉटस्टार के यूजर्स यानी 13 करोड़ को रखकर दिखाया गया कि ये तो 50% से कम है। अच्छा। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया कि औसतन एक फोन पर आजकल तो 2-3 करीब 2.9 ओटीटी होते, तो असल में यूनिक यूजर तो सिर्फ 19 करोड़ हुए ना। ओह राइट। तो उस हिसाब से 13 करोड़ तो भाई 50% से काफी ज्यादा है। तो इसे एक तरह से नियमों को अपने पक्ष में मोड़ने का उदाहरण बताया गया है। समझ गया। और लागत कम करने का तरीका भी अनोखा है। नेटफ्लिक्स जहां एक सीरीज पर 30-40 करोड़ खर्च करता है, वहीं जियो कथित तौर पर यूट्यूबर्स को लेकर 1 करोड़ के अंदर सीरीज बना रहा है। बिल्कुल, और इसका फायदा डबल है। यूट्यूबर्स को कम पैसों में ओटीटी पे आने की विजिबिलिटी मिलती है। हाँ। और वो खुद ही प्रमोशन भी करते हैं। सही बात है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ग्राहक लाने की लागत वो काफी कम हो जाती है। ये एक इकोसिस्टम बनाने की रणनीति दिखाता है। सस्ता कंटेंट, खुद का प्रमोशन और नियमों की अपनी समझ। इसी में वो कैंपा कोला का उदाहरण भी था। हाँ, वो भी था, टियर 2-3 शहरों वाला। हाँ, कि कम प्रतिस्पर्धा वाले टियर 3 शहरों को टारगेट करना और ज्यादा मात्रा देकर पेप्सिको को चुनौती देना। पैटर्न वही है। अच्छा, तो ये तो हुई बिजनेस की बात। अब थोड़ा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क की तरफ चलते हैं। हाँ। बातचीत में उनके बारे में भी जिक्र है। हाँ। उनका जो डेमोक्रेटिक पार्टी से रिपब्लिकन और खासकर ट्रंप की ओर झुकाव है, उसका कारण कोविड लॉकडाउन विवाद बताया जा रहा है। जब उनकी फैक्ट्री बंद करने को कहा गया था। हाँ, तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान माना, ऐसा कहा गया है। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि मस्क बदला लेने में विश्वास रखते हैं, रिवेंज वाली बात। अच्छा। जैसे वो किस्सा है ना कि 12 साल बाद उस कंपनी को दिवालिया करवाया जिसने उनकी कंपनी को शॉर्ट सेल किया था। हाँ, सुना है। या फिर वो ज़करबर्ग वाला मामला, फेसबुक पेज डिलीट करने पर लड़ाई का चैलेंज दे दिया। तो उनका ट्विटर अब एक्स खरीदना भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया गया है कि नैरेटिव को कंट्रोल करना, खासकर चुनावों के दौरान। और कुछ आइडियाज के पीछे की कहानियां भी बताई हैं, जैसे न्यूरालिंक आइडिया, वो कार चलाते हुए टेक्स्ट करने में आलस आने से आया। हाँ। और स्पेसएक्स की शुरुआत वो रशिया ने रॉकेट देने से मना कर दिया था, तब हुई, ऐसा बताया गया। ठीक है, अब बिजनेस और टेक से हटकर बॉलीवुड की तरफ देखें तो वहां के भी कुछ अनकहे सच इस बातचीत में सामने रखे गए हैं। हाँ, कुछ काफी सनसनीखेज दावे हैं। जैसे एक तो फंडिंग को लेकर है कि बहुत सारा पैसा दुबई से पाकिस्तानी एजेंटों के जरिए आता है, ऐसा दावा है। और इन एजेंटों के पास टॉप सेलिब्रिटीज की ऐसी जानकारी होती है जिसका इस्तेमाल उन्हें चुप कराने या कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है, ये कहा गया है। बाप रे। हाँ, ये तो दिखता भी है। स्रोत के अनुसार 35 की उम्र के बाद 90% अभिनेत्रियां किसी न किसी तरह की सर्जरी करवा चुकी होती हैं और इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। वो सुंदरता के अवास्तविक मानक बन रहे हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी इंडस्ट्री में भारी उछाल आया है, ये भी मेंशन्ड है। बिल्कुल। एक और चौंकाने वाली बात बताई गई कि मुंबई के सरकारी अस्पतालों से कथित तौर पर ड्रग्स की छोटी डोज जो असल में मरीजों के लिए होती हैं, हाँ। वो बड़े फिल्म स्टार्स अपने नौकरों के जरिए मंगवा लेते हैं ताकि प्राइवेट सोर्स से लेने पर लीक होने का खतरा ना हो। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर आरोप है। और बातचीत ये भी कहती है कि बॉलीवुड में ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स की कमी है। ज्यादातर फिल्में साउथ से कॉपी हो रही हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं। और कई बड़े नाम भी अब दिखावे के लिए महंगी गाड़ियां रखते हैं, जबकि असल में आर्थिक संघर्ष कर रहे होते हैं। ये भी एक पॉइंट है। तो इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि चाहे वो बिजनेस की दुनिया हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर ये ग्लैमर इंडस्ट्री, जो हमें दिखाई देता है वो अक्सर पूरी तस्वीर नहीं होती। बिल्कुल। सफलता के पीछे की रणनीतियां, व्यक्तिगत प्रेरणाएं
कभी कभी बदला लेने की भावना भी, और इंडस्ट्री के अंदरूनी दबाव, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल ताना बाना बुनते हैं। जो बाहर की चमक से बिल्कुल अलग है। हाँ। तो जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया और ये बाहरी दिखावा हमारी उम्मीदों को और सच की हमारी समझ को आकार दे रहा है, उसका हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि और रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है? सोचने वाली बात है। अगली बार तक सोचते रहिए।